साथ बदलते भारत की शान। महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ होती है। हमारे आसपास महिलाएं, बेटियां, सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता से निभाती है। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका और उनके बलिदानों को नज़रअंदाज करता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वो इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती हैं। इन्हीं सब चुनौतियों भरी कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ। मैं हूँ शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है रक्षा निखिल खडसे, जो कि महाराष्ट्र के रावेर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। चर्चा शुरू करने से पहले आपको इनके जीवन के सफर की छोटी सी झलक दिखाते हैं। रक्षा निखिल खडसे का जन्म 13 मई 1987 में हुआ। रक्षा निखिल खडसे बीएससी कंप्यूटर साइंस में स्नातक हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा नासिक के KTHM महाविद्यालय से प्राप्त की। रक्षा निखिल खडसे महाराष्ट्र के अनुभवी और बड़े नेता एकनाथ खडसे की पुत्रवधू हैं। राजनीतिक परिवार में विवाह होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उसकी शुरुआत उन्होंने कोतली गांव की सरपंच की भूमिका निभाकर की। वर्ष 2014 में वे रावेर लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आईं और सांसद बनी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भी वे महाराष्ट्र के रावेर से विजयी रहीं। आइए चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं रक्षा निखिल खडसे से उनकी जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। स्वागत है आपका रक्षा जी। नमस्ते। जानना चाहेंगे कि बचपन से आपने ठान लिया कि आप राजनीति में आएंगे, या क्या था आपका परिवार, क्योंकि आप एक कृषि परिवार से आते हैं, एक किसान के परिवार में जन्म हुआ था। क्या रहा था आपका बचपन? एक्चुअली मेरा जो बचपन है वो एक छोटे से गांव में जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और एमपी के बॉर्डर पे है। और जैसे आपने बताया कि मैं एक फार्मर फैमिली से आती हूँ। मेरे पापा काफ़ी बड़े किसान हैं और बचपन से उनका सपना था कि ऑफ कोर्स हर पेरेंट्स का सपना रहता है कि अपने बच्चे अच्छे स्कूल में जाके पढ़े, अच्छा एजुकेशन ले और आगे जाके कुछ अच्छा काम करें। तो मेरे पापा मम्मी का भी सपना था कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करूं, लेकिन हमारे यहाँ तब वो व्यवस्था नहीं थी, वैसे स्कूल्स नहीं थी। तो पहले से मुझे उन्होंने, मेरे बड़े भाई को और मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ था। और उनको हमेशा से लगता था, क्योंकि मेरी मदर टंग गुजर है, और उनको हमेशा से लगता था कि मेरे बच्चों ने मराठी बोलना चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं। लेकिन वैसा बहुत कम हो पाता था कि मैं मराठी में कम बोल पाती थी। पर जब से मुझे याद है कि 4 साल की थी मैं, तब से मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, 4 साल में? 4 साल की मैं थी, क्योंकि मेरा भाई बड़ा है जो मुझसे 4 साल बड़ा है, और मैं घर में छोटी होने के कारण काफ़ी पापा मम्मी की लाडली थी और उनको हमेशा डर रहता था कि बाबा ये कैसे आगे कर पाएगी। और फिर उनको लगा कि स्कूल एजुकेशन उनको अच्छा मिलना चाहिए। और मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को तब लगता था कि आज काफ़ी साल हो गए, नियर अबाउट 33 इयर्स पहले उनको ये सोच थी तब कि बेटी है लेकिन उसको भी अच्छे से पढ़ाना है। गुजरात से इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स किया और फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में। तो क्या ये सफ़र था कि आप एक प्रोफेशनल और जा रहे हैं? क्या आपने तब ठान लिया कि राजनीति में रुचि है?
नहीं, जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मुझे घर पे तो ऐसे बैठना नहीं था, तो मैंने सोचा फिर बैठे बैठे मैं क्यों ना कॉलेज, एक्चुअली मैं पूरा डिग्री कोर्स मेरा कंप्लीट कर लूँ। तो तब मैंने बीएससी कंप्यूटर को एडमिशन लिया और फिर मैंने कॉलेज जाके बीएससी कंप्यूटर पूरा किया। और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं आगे और पढूं। फिर मैंने मतलब एमएससी के लिए भी एडमिशन लिया, पहला साल कंप्लीट किया, फिर बाकी ये सब राजनीति उसमें शुरू हो गई तो वहीं पे स्टॉप हो गया ये सब। आपकी शादी एक बहुत बड़े परिवार एकनाथ खड़से जी, जो तब भारतीय जनता पार्टी में थे, उनके बेटे से हुआ। क्या ये एडजस्टमेंट करना कठिन था या आसान था? और उसके बाद जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था जलगांव में? डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ा एडजस्टमेंट, आप जैसे बोले आप, तो वो करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस फैमिली से मैं आती हूँ को कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिलीज, दोनों, एक किसान परिवार में से आना और एक पॉलिटिशियन के घर में जाना, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और मुझे याद है अच्छे से कि जब मेरी शादी की बात आई, क्योंकि जलगांव और दैट नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट डिफरेंटली 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं और हम गुजरात से ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो हमेशा ऐसे ही लगता था कि मेरी शादी गुजरात में ही होगी। और जब ये रिश्ता आया मेरे लिए, तब हमको सबको ऐसा लगता था कि कैसे क्या ये फैमिली में मैं सेटल हो पाऊँगी, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तब मैं 19 साल की थी, बहुत 19 साल की 19 साल की थी, तो मेरे लिए भी वो बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन सब परिवार वालों ने बोला कि नहीं, अच्छे घर से रिश्ता आया है, तो और हमारी तरफ तब था पहले कि जल्दी शादी बेटियों की कर देते थे। तो फिर शादी होने के बाद मुझे ये परिवार में मैं जब आई, तो डेफिनेटली नाथा बहू ने ऑफ कोर्स मुझे हमेशा पापा की तरह ही उन्होंने मुझे पूरे लाड से रखा मुझे, और जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। रक्षा जी, ऐसा माना जाता है कि जब आप एक परिवार की बहू है, खड़से जी की बहू है, इसलिए आपको एक मौका मिला सरपंच के रूप में 2010 और 2012 के बीच। बहुत सारे ऐसे सक्षम महिला हैं जो बैठी हैं और सोचती है कि उनको भी एक मौका मिले, लेकिन परिवार के ही सदस्य को मिलते हैं। क्या कहना है आपको इसके ऊपर? जब हम ये पोजीशन पे आते हैं या हमें वो एक मौका दिया जाता है, तो हमें भी वो साबित करना पड़ता है कि हम उसके लायक है और काबिल है। हाँ, वैसा नहीं हो सकता कि चलो आज मुझे सरपंच बना दिया और मैंने 5 साल निकाल दिया और मैंने कुछ नहीं किया, तो डेफिनेटली वो ऐसा हम बोल सकते कि वो मैंने जगह का मिसयूज किया, ऐसा हम बोल सकते। लेकिन जब मुझे सरपंच बनाया गया तो मैंने काम की शुरुआत स्कूल से की, क्योंकि हर जिला परिषद के स्कूल में कहीं भी KG1 KG2 नहीं था। अच्छा। तो मैंने वो शुरुआत की कि KG1 KG2 का भी वहाँ एजुकेशन दिया जाए, वहाँ से शुरुआत बच्चों की जाए। तो मैंने हमारे जो ग्राम पंचायत के जो फंड्स आते हैं, तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज वो स्कूल की वजह से काफ़ी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में वैसी कन्वर्ट हुई, सेमी इंग्लिश में कन्वर्ट की। जबकि वो महाराष्ट्र में मैंने पहला प्रोजेक्ट था कि जो मैंने मेरे गांव में सेमी इंग्लिश का कंसेप्ट लाया था तब। लेकिन 2014 में आपने तुरंत एक निर्णय लिया और लोकसभा लड़े रावेर से, तो क्या ये एक ऐसा मौका था जहां आपको लगता है कि सहानुभूति की वजह से आपको ये टिकट मिला, या रक्षा खड़से ने स्वयं कुछ किया इस वजह से, या क्या था आपके मन में विडंबना उस समय? जब निखिल जाने के बाद मैं 1 महीना ये सब होने के बाद मैं घर से निकली। मैंने जब खड़से साहब को भी बोला कि मुझे अभी काम करना है, क्योंकि मैं घर पे ये सब सिचुएशन में नहीं ज़्यादा रह सकती थी, क्योंकि वही सब आते रहता मन में और कहते हैं ना, और आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो इसीलिए फिर मैंने तब लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद किया। मैं ज़्यादा टाइम मेरे काम को देती थी, मतलब जिला पंचायत में थी मैं तब, हेल्थ और एजुकेशन मेरे पास था, उसकी चेयरमैन थी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों के साथ स्पेंड करती थी। और मैं जब गांव में जाती थी, महिलाओं से मिलती थी, तो मेरे जैसे ऐसी कई महिलाएं मैंने देखी कि वो सिंगल है और उनको भी कहीं ना कहीं आधार चैलेंज है, ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता था कि आज अगर मुझे मौका मिला है कि आज मैं जिला पंचायत के माध्यम से ये महिलाओं को कुछ मदद कर पाऊँ। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ाया, पूरे मेरा मतलब जो क्षेत्र है वहाँ पे मैं घूमती रही। 1 साल भर मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। और उसके बाद 2014 में
वो सिचुएशन वैसी तैयार हुई कि पार्टी को मुझे टिकट देना पड़ा। और क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपने बताया, सहानुभूति तो ऑफ कोर्स थी, एक नाथाबाऊ का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और उसके बावजूद महिला हूँ मैं, और जिला पंचायत में भी मेरा काम था, तो लोगों को लगता था कि चलो इनको मौका दिया तो ये कर पाएगी। तो 2014 में जब आप पहली बार लोकसभा लड़े रावेर से, वहाँ आपने आपके बच्चों को भी लेके कैंपेनिंग किया, 2 बच्चे जो इतने छोटे छोटे हैं, कैसा रहा पूरा ये सफ़र? कैंपेनिंग वो मेरा पहला इतना बड़ा इलेक्शन था, और सडनली 1 साल के बाद, जब निखिल जाने के बाद 2013 में उनका निधन हुआ, और 2014 में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। और कभी मैं मतलब ठीक है, गांव की सरपंच, जिला पंचायत के मेंबर और डायरेक्टली संसद में आना, ये बहुत बड़ा जंप है। हाँ, जंप भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है जी। लेकिन जब और बहुत बड़ा क्षेत्र भी आ जाता है, क्योंकि जिला पंचायत में काम करना वो एक लिमिटेड 20 गांव का आपका एक क्षेत्र रहता है, लेकिन यहाँ नियर अबाउट 1400 गांव मुझे घूमने थे, लोगों के बीच जाने थे। कहीं क्योंकि मेरे 2 डिस्ट्रिक्ट आते, दैट बुल्ढाना और जलगांव। तो बुल्ढाना में मैं किसी को पहचानती नहीं थी, वहाँ के लोगों के लिए मैं नहीं थी, लेकिन ये सब करते करते काफ़ी सपोर्ट लोगों का मिला। ऑफ कोर्स बच्चों के लिए भी एक ये नया था कि मम्मी हमारी क्या कर रही है, तो उनको भी मैंने कैंपेनिंग के वक्त 2-3 जगह पे वो मेरे साथ आए, और उनको भी तब धीरे धीरे तब समझ आने लगा कि हमारी मम्मी क्या करती है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रक्षा खड़से से जानते हैं उनके संघर्ष। रक्षा जी, आपने सही कहा कि जिला से डायरेक्ट सांसद, और वो भी एक फैमिली ट्रेजेडी, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद, उसके बाद एक सिचुएशन आता है 2014 में, जहां आप यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, 26 साल की, शायद हीना गावित जो नंदुरबार से है वो भी आपके साथ। तो बहुत सारे उम्मीद होते हैं, तो ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था तब? बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि एक जगह मुझे खुशी भी थी कि चलो आज हम मोदी जी की टीम में काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना ये मुझ में बहुत बड़ी बात थी कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आज यहाँ संसद तक लोगों ने पहुँचाया, पार्टी ने पहुँचाया यहाँ तक, और मोदी जी के साथ काम करना, मतलब एक जगह मुझे खुशी भी उतनी वो चीज़ की थी कि चलो मैं आज संसद में आके काम कर रही हूँ। आज जहाँ पूरे कंट्री से वहाँ पे लोग चुन के आते हैं, और आज मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी जगह मुझे ये डर भी था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने आपको चुन के दिया, लेकिन आगे के चैलेंजेस आपके साथ इतने थे। लेकिन आपके कंस्टिट्यूंसी के कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां 2014 में आपको लगता है कि ये समस्या का समाधान हुआ है? 2014 से तो अभी तक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हाईवे का सबसे बड़ा इशू था, तो कई सालों से पेंडिंग इश्यूज था। उसके बाद रेलवे, जो भुसावल जो है, जो रेलवे का सबसे बड़ा डिवीज़न माना जाता है, तो वहाँ की काफ़ी समस्या थी, वो हमने सॉल्व आउट की आरओबी के माध्यम से। मतलब जब बीजेपी का गवर्नमेंट सेंट्रल में, मतलब ऑफ कोर्स मोदी जी के साथ हम काम कर रहे हैं। ये सेंट्रल योजना का फ़ायदा होता है आपको? हाँ, काफ़ी हुआ। मतलब मैं तो मानती हूँ कि मेरे क्षेत्र में हमने जितने भी काम किए, मतलब नेशनल हाईवे का काम मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद रेलवे के कई काम, मतलब जो इससे पहले कभी हुए नहीं थे। जब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, मोदी जी के अध्यक्षता के हमने ये सब काम किए, काफ़ी काम किए हमने, और मुझे लगता है कि फंड्स की कहीं कमतरता हमको नहीं दिखी। उसके बाद जो किसानों के लिए, क्योंकि मेरा जो एरिया आता है वो सब बनाना, वहाँ पे सब एग्रीकल्चर लोग जो है सब किसान है, बनाना की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी योजनाएं हमने वहाँ पे लेके गए।
उसके बाद युवाओं के लिए काफ़ी हम योजना लेके गए, जो बैंक के माध्यम से मुद्रा योजना का जो सबसे बड़ा ये सब मुहिम बहुत बड़े काम हमने हैं। पूरे देश में मोदी जी की अध्यक्षता में तो मुद्रा निभाया। बैंकिंग, जनधन योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला से गांव में बहुत उज्ज्वला, फर्क पड़ता है। ये सब योजना हमने वहाँ पे लेके गए। 2014 में आपका मार्जिन कितना था और 2019 में कितना था? 2014 में मुझे 3,15,000 वोट्स मिले थे, मतलब उतना लीड था, उतने लीड से मैं चुन के आई थी। और 2019 में मुझे मिले थे 3,30,000। तो 15,000 इसका मतलब है जनता आपको चाहती है। हाँ, और तो जनता आपके साथ है। रक्षा जी, 2019 के इलेक्शन आप बीजेपी के टिकट से लड़ते हैं और 3 लाख से ज़्यादा आपको वोट्स मिलते हैं, और अचानक से 2020 में एकनाथ खड़से बीजेपी को छोड़ के एनसीपी में प्रवेश करते हैं। क्या ये कठिन होता है परिवार में, एक तरफ बीजेपी एक तरफ एनसीपी और ऐसे सारे कंपल्शंस? डेफिनेटली ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2019 में मैं बीजेपी से चुन के आती हूँ और 2020 में खड़से साहब ने एनसीपी ज्वाइन करने का उन्होंने निर्णय लिया। पर मतलब आज तो मुझे अच्छा मौका मिला है आपके सामने बोलने का। इसके बाद जो सिचुएशन वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी बनी, उसके बाद लोगों को काफ़ी लगता था कि अभी रक्षा में मतलब मैं भी एनसीपी ज्वाइन कर लूँगी या आगे चल के मुझे एनसीपी से टिकट मिलेगा, और उसके कारण काफ़ी डिस्टर्ब, मतलब मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब रही। कार्यकर्ता मेरे जो थे उनको भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहा इसके बारे में, और काफ़ी सवाल मेरे ऊपर उठे कि ये भी अभी बीजेपी में नहीं रहने वाली, ये भी एनसीपी ज्वाइन कर लेगी। लेकिन जब खड़से साहब ने ये डिसीजन लिया, तब उन्होंने मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। उन्होंने तब मुझे बताया कि आपको बीजेपी में काम करना है तो आप बीजेपी में काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन रहा है। और मतलब जब से मैं राजनीति में आई हूँ, खड़से साहब ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा वो मेरे मार्गदर्शक बने रहे। और जब भी मतलब राजनीति में लाया उन्होंने मुझे, कैसे काम करना है, कैसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे लाना है, किस तरह से आपको लोगों के साथ आपका बिहेवियर रखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, और हमेशा वो मेरे लिए आदर्श रहे, मेरे पिताजी के समान रहे। लेकिन जब उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया तो मेरे ऊपर ऐसी कोई ज़बरदस्ती उनकी रही नहीं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा लेकिन है। स्वाभाविक रूप से 2024 में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि एक परिवार के सदस्य एनसीपी के, एक बीजेपी के, और आमने सामने कौन लड़ रहे हैं। तो ये परिवार में जब आप घर पे बैठे हों तो क्या राजनीति की चर्चा होती है? नहीं, अभी काफ़ी जब से वो एनसीपी में गए तो अभी हम पार्टी के बारे में तो कभी बात नहीं करते, जैसे पहले हमारी बात होती थी। अभी हम सिर्फ परिवार के बारे में ही बात करते, और ये ऑफ कोर्स मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि खड़से साहब का एक सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ था जब वो बीजेपी में थे, और आज वो सपोर्ट सिस्टम ऑफ कोर्स निकल ही गया है, क्योंकि आज वो एनसीपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऑफ कोर्स अभी उनको एनसीपी की तरह उनको सोचना है, उनकी पार्टी की तरह सोचना है, और आज मैं बीजेपी के सांसद हूँ, आज मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके मुझे पार्टी का भी काम बढ़ाना है, और मुझे ये भी देखना है कि मैं परिवार में ये इसके क्लैशेस ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आज मैं उनकी बहू हूँ, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी है। और यहाँ पे मुझे पूरे मतलब विश्वास के साथ पूरे मतलब एक हम बोलते कि आज पार्टी का जो विश्वास मेरे ऊपर है, या पार्टी को भी मुझे कॉन्फिडेंस दिलाना है कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी का काम करती हूँ। कार्यकर्ताओं को वो कॉन्फिडेंस दिलाना है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन आज कार्यकर्ताओं के बीच में है वो दूर करना वो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है। और मुझे मेरी शुरुआत जो है वो पहले से मजबूत करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने बताया कि एक सपोर्ट सिस्टम जब आपके पास से निकल जाता है तो ये बहुत कठिनाई आपके लिए सामने खड़ी रहती है। 2014 और 2019 में कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिससे आपको लगता है कि रावेर में फर्क पड़ा है?
ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि किसानों के लिए हमने अभी इसी साल अभी हमारे भारत सरकार ने और रेलवे मंत्रालय की तरफ से और ख़ास करके कृषि मंत्रालय की तरफ से जो अभी कोविड के ये सब सिचुएशन में किसानों के लिए जो किसान रेल जो शुरू की उसका काफ़ी फ़र्क और काफ़ी एडवांटेज मेरे यहाँ के किसानों को हुआ, क्योंकि इसके कारण आज हमारा जो भी हम किसान जो भी माल उगाते हैं या जो केले की हम जो खेती करते हैं आज उसके कारण हम केले जो है वो सब जगह पे हम आज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और उसके लिए किसानों को इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो किसानों को कौन गुमराह कर रहे हैं, कौन अफवाहें फैला रहे हैं फार्म बिल को लेके? फार्म बिल का कोई भी नॉट ए सिंगल 1% हमारे यहाँ इसका कुछ भी इफेक्ट है। सभी लोगों ने उस बिल का स्वागत ही किया है और उसके फ़ायदे लोगों को दिख भी रहे हैं। जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है जो बिल में इस बार गवर्नमेंट लेके आई, ये कंसेप्ट पहले महाराष्ट्र में ऑलरेडी पहले से था, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर नहीं था, आज उसको ऑन पेपर लाया गया, लीगली उसके ऊपर बिल पास किया गया। तो ऑफकोर्स महाराष्ट्र के सभी किसानों ने इसका स्वागत ही किया। एक ये दूसरी बात है कि जो अपोजिशन पार्टीज वाले हैं उनको ये इशू बनाना है, उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को लेके आंदोलन इसमें किया, लेकिन आज पर्सनली आप फार्मर को जाके पूछे तो ऑफकोर्स वो ये बिल का स्वागत ही कर रहा है। 3 ऐसे काम जो रक्षा खड़से ने किया जिससे आपको लगता है कि रावेर की जनता आपके साथ है। मैंने आपको बताया ये किसानों के लिए, और ख़ास करके मैं बोलना चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, उसके कारण काफ़ी हमारे यहाँ किसानों को फ़ायदा हुआ है। और जो क्लेम्स जो नुकसान होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर साल नुकसान होता ही होता है और उसके क्लेम सेटल करते करते हमको पूरा साल निकल जाता है, पर हम कोशिश करते हैं कि इससे एक भी किसान इससे वंचित ना रह पाए, सभी किसानों को इसका फ़ायदा मिल पाए। और मैंने ये काम पूरे कॉन्फिडेंस के से मैं बोल सकती हूँ कि किसानों ने हमेशा ये काम मेरे काम को अप्रिशिएट किया है जो मैंने किसानों के लिए किया है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी जो हाईवे का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे बने कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट के ऐसे बहुत मतलब जस्ट 1-2 रोड्स ऐसे बाकी हो गए जो हाईवे में कन्वर्ट होना बाकी है। 1400 गांव पूरे हमारे ऐसे जो मेन रोड्स है, मैं खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी का और गडकरी जी का बहुत दिल से उनके आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उनके माध्यम से मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे रोड की कनेक्टिविटी इतने अच्छे से बनाई है कि इससे काफ़ी प्रोग्रेस मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का होने वाला है। ये सबसे बड़े काम हमारे यहाँ हुए। और जो अभी हमारे भारत सरकार की जो रू अर्बन करके योजना है, जो क्लस्टर प्रोग्राम है कि जिसके माध्यम से हम महिलाओं के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और रक्षा जी, जब आप राजनीति में व्यस्त नहीं तो आपके बच्चे के साथ आप कैसे समय बिताते हैं? बच्चों के साथ तो समय मिलना ये तो बहुत डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पाता कि राजनीति में हम बिजी ना रह पाए, क्योंकि कंटिन्यू आपको ये 24 आवर्स आपकी ड्यूटी, मतलब आप रात ये भी तो एक बलिदान है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे अभी मुंबई में पढ़ते हैं दोनों। मेरा बेटा अभी 4th स्टैंडर्ड में, बेटी अभी मेरी 7th स्टैंडर्ड में। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मेरे लिए रहता है कि उनके स्कूल्स के प्रोग्राम अटेंड करना। कई बार तो ऐसा हो जाता है टीचर मीटिंग्स में जाते हो, नहीं जाते हो? बहुत कम जा पाती हूँ। और मैं वही आपको बोल रही हूँ कि कई बार ऐसे हो जाता है कि बच्चों मतलब उनको बोलना पड़ता है कि मम्मी आप आपके डायरी में ये लिखो कि हमारा इस दिन मीटिंग है, आप अपॉइंटमेंट हमको दीजिए कि इस दिन हमारे स्कूल में आपका मीटिंग है और आपको आना है। लेकिन और तब वो स्वीकार करते हैं आपको? करते, लेकिन तब बहुत बुरा लगता है कि इतने ये सब सिचुएशन में हम हमारे बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहे। और जबकि आप सिंगल मदर हो तब ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए होता है कि चलो आज उनके पापा रहते तो ऑफकोर्स चलो वो जा पाते, या वो राजनीति में रहते तो मैं फुल टाइम मेरे बच्चों के साथ आज रह पाती। और मुझे ये चीज़ हमेशा फील होती है कि आज मैं अगर निखिल रहते तो ऑफकोर्स
मुझे नहीं लगता कि मैं राजनीति में आगे इतना कंटिन्यू कर पाती, मैं पूरा टाइम मेरे बच्चों के साथ दे पाती। लेकिन आज वैसी सिचुएशन नहीं है, आज मुझे राजनीति भी संभालनी है, घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, और ये सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए है। और स्कूल की जब उनकी बात आती है तो कई बार मेरी भाग दौड़ होती है। मतलब एक आध दिन तो ऐसा आता है कि मुझे रात को बैठ के भुसौल से बैठ के सुबह 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना है, मुंबई एयरपोर्ट से मुझे दिल्ली आना है, दिल्ली मीटिंग अटेंड कर कर मुझे वापस शाम की फ़्लाइट लेके मुंबई पहुंचना है, दूसरे दिन बच्चों के प्रोग्राम अटेंड करके उनकी मीटिंग अटेंड करके टीचर को मिलके रिटर्न मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना है। ऐसा भी हमें कई बार एडजस्ट करना पड़ता है और बच्चों का मूड भी संभालना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको भी लगता है कि मम्मी ने हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर जब से मेरे बच्चे बड़े हो रहे तब से उन्होंने ये सब मेरा फील्ड भी देखा है और मैं भी हमेशा उनके साथ मेरी ये सब बातें शेयर करती रहती हूँ। उनको कई बार मैं फील्ड पे भी लेके जाती हूँ, क्योंकि उनके मन में भी ये नहीं रहना चाहिए कि हमारी मम्मी दिन भर बाहर क्या करती है जी। तो उनको ये बताना भी उतना ही ज़रूरी है कि देखो मैं जाके बाहर क्या करती हूँ, आप भी आइए, आप भी देखिए मैं क्या करती हूँ। तो वो मैं हमेशा करती रहती हूँ, तो उनको वो एक रहता है कि नहीं मम्मी काम कर रही है, मम्मी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उनके साथ कुछ जो बातें वो करती है, तो वो थोड़ा शांत रहता है। अंत में मैं चाहूँगी कि मराठी में आप एक संदेश दें उन महिलाओं को जो आज डीडी किसान पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और रक्षा खडसे के संघर्षों के बावजूद उनको एक आदर्श मानते हैं। मी सगळ्या महिलांना एवढंच सांगेल की नक्कीच संघर्ष हा प्रत्येक महिलाच्या आयुष्यामध्ये आहे, पण त्या संघर्षाला न घाबरता आपण त्या संघर्ष करत राहावा। नक्कीच ह्या संघर्षामधनं एक नवीन महिला, एक आपल्यातली नवी ऊर्जा ही नेहमी पुढे येत असते आणि ह्या ऊर्जेने आपण आपलं पुढचं आयुष्य हे खूप चांगल्या पद्धतीने जगू शकतो आणि इतर महिलांना सुद्धा खूप चांगला आदर्श, खूप चांगला सपोर्ट आपण आपल्या माध्यमातून देऊ शकतो। म्हणून कोणत्याही सिच्युएशनला किंवा कोणत्याही प्रॉब्लेमला न घाबरता आपण तेवढ्याच मजबूतीने सगळ्या प्रॉब्लेमला समोर जावं, एवढंच आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी सांगते। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने महिला सांसद रक्षा निखिल खडसे की कहानी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। पारिवारिक संघर्षों के बावजूद उनकी सफलता की प्राप्ति। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार। अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं माने। तो आप क्या चाहते हो, ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और ये दूसरी बार कर रहे हो तुम। मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या ये क्यों कर रही हो, ठुमरी क्यों गा रही हो? कि हमारी बातचीत में ठुमरी कहाँ से बीच में आ गई? ठुमरी गा के तुम संस्कृति और सभ्यता की देवी बन चुकी हो। चके देखे आजा बे आ दिखला दे बे, that's the way। रॉक का रबड़ा धोस का धक्का हमें बे, ले छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हमें बे, कभी आत्मा बुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर 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 यहाँ के हम सिकंदर, कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का,
कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान।